नमस्कार दर्शकों। वाहन चलाने के कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला और पुराना आविष्कार है मांसपेशियों की शक्ति, चाहे अपनी हो या किसी की। उदाहरण के लिए, आप साइकिल चला सकते हैं, स्लेज में कुत्ते या गाड़ी में घोड़ा लगा सकते हैं। आप ईंधन जलाकर ऊष्मा ऊर्जा को आंशिक रूप से यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। बैटरियां चार्ज कर विद्युत ऊर्जा को गति में भी बदल सकते हैं। और भी विकल्प हैं, जैसे कि वायवीय, हाइड्रोलिक और यांत्रिक प्रणालियां। करीब 2 साल पहले सोवियत और रूसी वैज्ञानिक नुरबेग गुलिया के फ्लाईव्हील और सुपर फ्लाईव्हील्स पर एक लेख पढ़ने के बाद और उन परिवहन साधनों के बारे में जो घूमते हुए फ्लाईव्हील की ऊर्जा का उपयोग चलने के लिए करते हैं, मुझे इस विषय को समझने में दिलचस्पी हुई। अंत में मैं इस विषय पर आया। साथ ही फ्लाईव्हील ऊर्जा संचित करने का अकेला यांत्रिक तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, इतिहास में घड़ी जैसी कुंडलीदार स्प्रिंगों का इस्तेमाल साइकिलों में हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम खास तौर पर फ्लाईव्हील्स पर चर्चा करेंगे। ये क्या हैं, इनके फायदे नुकसान, किसने और कब ऐसे वाहन बनाए जो जड़त्वीय पहिए की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और क्यों यह तकनीक आज भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह आम नहीं है। आप देख रहे हैं क्रास मोटो चैनल। आनंद लें। किसी वाहन में फ्लाईव्हील को ऊर्जा संचायक के रूप में इस्तेमाल या किसी मशीन के मॉडल को जानने से पहले हमें थोड़ी थ्योरी समझनी होगी। निश्चित रूप से आप में से ज्यादातर के पास बचपन में एक खिलौना था जिसे लट्टू या घूमने वाला खिलौना कहा जाता है। संभवतः आप इन चीजों के सिद्धांत स्वाभाविक रूप से समझते हैं। ये खिलौने एक आदिम जड़त्वीय चक्का हैं। सख्त शब्दों में कहें तो जड़त्वीय चक्का एक भारी घूमता हुआ पहिया होता है जिसका उपयोग गतिज ऊर्जा को संचित करने या जड़त्वीय आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये उन उपकरणों में उपयोग होता है जहां ऊर्जा का प्रवाह या उपयोग असमान होता है। सबसे स्पष्ट उदाहरण है आंतरिक दहन इंजन। एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन में जले हुए ईंधन से ऊर्जा केवल पावर स्ट्रोक के दौरान ही यांत्रिक प्रणाली में पहुंचती है। ये पूरे चक्र का केवल 1/4 हिस्सा है। शेष समय पिस्टन की गति, क्रैंकशाफ्ट का घूमना व अन्य क्रियाएं फ्लाईव्हील की जड़ता से होती हैं। ऊर्जा के अलावा घूमता हुआ फ्लाईव्हील जैसे कोई भी घूमती हुई वस्तु कोणीय संवेग भी रखता है। जाइरोस्कोपिक प्रभाव का अवलोकन किससे जुड़ा है, जिसमें घूर्णन की धुरी अपने प्रारंभिक दिशा के चारों ओर घूमती है जब कोई बाहरी बल लगती है जो घूर्णन की धुरी की दिशा से मेल नहीं खाती। सुपर फ्लाईव्हील, यह एक काफी नया शब्द है। यह फ्लाईव्हील के प्रकारों में से एक है जिसे फ्लाईव्हील गतिज ऊर्जा संचयकों में उपयोग करते हैं। सामान्य फ्लाईव्हीलों की तुलना में यह अधिक ऊर्जा संचित कर सकता है और उपयोग में सुरक्षित है। ऐसे संचयकों की सुरक्षा के बारे में हम आगे कहानी में चर्चा करेंगे। जहां तक इतिहास की बात है, फ्लाईव्हील प्रभाव प्राचीन काल से, विशेष रूप से नवपाषाण युग से मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है। जैसे कुम्हार का चाक, आदिम पत्थर की हाथ से चलने वाली चक्कियां और बाद में पवन व जल चक्कियां। संभवतः फ्लाईव्हील के उपयोग का सबसे प्राचीन उदाहरणों में से एक मेसोपोटामिया के ऊर नगर क्षेत्र में मिली एक पुरातात्विक खोज है, कुम्हार की मशीन, जिसमें लगभग 1 मीटर व्यास और कम से कम 1 क्विंटल वजन की पकाई मिट्टी की डिस्क थी। सोचिए, ये लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व की बात है। ऐसे आविष्कार कई बार चीन में भी सामने आई थीं। समय के साथ फ्लाईव्हील का उपयोग का क्षेत्र बढ़ता गया। जर्मन भिक्षु, रसायनज्ञ और इतिहासकार थियोफिल, जो 11वीं सदी के अंत व 12वीं सदी की शुरुआत में रहे, ने अपनी कला संबंधी किताब में कई ऐसी मशीनों का जिक्र किया है जिनमें फ्लाईव्हील का उपयोग होता है। जड़त्वीय पहिए के उपयोग का सबसे तेज विस्तार औद्योगिक क्रांति के दौर में हुआ, जो 18वीं सदी के अंत से शुरू हुआ। सन 1784 में जेम्स वॉट ने भाप इंजन जनता के सामने पेश किया और उसमें गति, संतुलन व पिस्टन के मृत बिंदुओं को पार करने के लिए फ्लाईव्हील का प्रयोग किया। और उनके समकालीन जेम्स पिकार्ड ने फ्लाईव्हील को क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म के साथ मिलाकर आगे पीछे होने वाली गति को घूर्णन गति में बदलने के लिए इस्तेमाल किया।
जड़त्वीय पहिए को ऊर्जा संचायक मानने का विचार भी लगभग उसी समय आया। बस इवान कुलिबिन की स्वयं चलने वाली गाड़ी को याद कर लीजिए। सन 1791। यह यंत्र चालक की ताकत से चलता था। असल में यह एक साइकिल कार थी। यात्रियों की सीट के नीचे फ्लाईव्हील लगाकर चाल की सुगमता और चढ़ाई पार करना आसान हुआ। पहले घुमाने से ये चालक को चढ़ाई में मदद करता था। महावोज नामक नए परिवहन, जो एक तरह का लोकोमोटिव है, में फ्लाईव्हील के उपयोग का विचार 1860 में रूसी आविष्कारक इंजीनियर लेफ्टिनेंट शुबर्स्की ने रखा था। 1883 में अमेरिकी एडमिरल जॉन हाउवेल ने तथाकथित फ्लाईव्हील टॉर्पीडो विकसित की थी। 50 से 60 किलो का भारी फ्लाईव्हील टॉर्पीडो के अंदर 10 से 14,000 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूमता था, जो उसकी बनावट पर निर्भर करता था। जानकारी के अनुसार टॉर्पीडो दागने से 30 सेकंड पहले फ्लाईव्हील एक खास स्टीम टरबाइन से घुमाया जाता था, और तब जहाजों पर भाप की कमी नहीं थी। फ्लाईव्हील ऊर्जा छोड़कर टॉर्पीडो को लगभग 1 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता था, और जायरोस्कोपिक संतुलक भी था। 20वीं सदी के 20वें दशक में सोवियत आविष्कारक अनातोली गेओर्गिएविच उफिम्त्सेव ने कुर्स्क में उनके बनाए रूस के पहले पवन विद्युत स्टेशन पर जड़त्वीय संचायक का उपयोग किया। सन 1931 से विंड जनरेटर उफिम्त्सेव के घर को बिजली प्रदान करता था, जिसमें उनकी वर्कशॉप और मशीनें भी शामिल थीं, और साथ ही ये गली के कुछ और घरों को भी रोशन करता था। जनरेटर को एक यांत्रिक ऊर्जा संचायक लगभग 300 किलोग्राम वजन वाले फ्लाईव्हील से लैस किया गया था, जिसकी वजह से यह बदलती हुई हवा की ताकत में भी स्थिर रूप से काम कर सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लाईव्हील में संचित ऊर्जा का उपयोग करने वाले स्वचालित परिवहन साधनों का आना केवल समय की बात थी। फ्लाईव्हील ऊर्जा संचयन वाली पवन विद्युत संयंत्र, यह एक अच्छी बात है और आज भी यह तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन पहली बार फ्लाईव्हील लोकोमोटिव कब बनाया गया था? जड़त्वीय संचायक वाले बस की अवधारणा 1940 के दशक के अंत में स्विस कंपनी एर्लिकॉन ने विकसित की थी और उसे व्यवहार में भी उतारा था, ताकि ट्रॉली बस के विकल्प के रूप में उन शांत मार्गों पर उपयोग हो सके जहां बसें कम बार चलती थीं और संपर्क नेटवर्क से विद्युतीकरण आर्थिक रूप से उचित नहीं था। गिरो बस का डेमो मॉडल पहली बार जनता के सामने प्रस्तुत किया गया और 1950 की गर्मियों में अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया, और इस नई तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए इन बसों को अलग अलग मार्गों पर 1954 तक चलाया गया। 1953 तक 17 फ्लाईव्हील बसें बनाई गईं और उनकी व्यावसायिक सेवा शुरू हो गई। ये बसें 4.5 से 7.5 किलोमीटर लंबे मार्गों पर चलती थीं और स्विट्जरलैंड की इवेरदान लेबैन और ग्रैंडसन कम्यून को जोड़ती थीं। बस के फर्श के नीचे 1.5 टन का फ्लाईव्हील था, जो 3000 चक्कर प्रति मिनट चलता था। फ्लाईव्हील को स्क्वायरल केज रोटर वाले मोटर जनरेटर से चार्ज और ऊर्जा निकाली जाती थी। रूट के बिंदुओं पर इसे 3 फेज इलेक्ट्रिक नेटवर्क से चार्ज किया जाता था। वाहन में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग थी, जिससे ऊर्जा फ्लाईव्हील में लौटकर दूरी बढ़ाती थी। पूरी तरह चार्ज किया गया गायरोबस आमतौर पर समतल रास्ते पर लगभग 6 किलोमीटर तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता था। फ्लाईव्हील चार्ज होने में 30 सेकंड से 3 मिनट लगते थे। चार्जिंग समय घटाने के लिए सप्लाई वोल्टेज 380 से बढ़ाकर 500 वोल्ट किया गया। यह कहना कठिन है कि लंबे मार्गों या अधिक यात्री आवागमन में, जहां बार बार चार्जिंग चाहिए, जायरोबस कितना कारगर होता। 1960 में स्विट्जरलैंड में जायरोबसों का संचालन आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया। हालांकि तकनीकी दृष्टि से इस मार्ग पर जायरोबसों का उपयोग सफल रहा था। आज तक केवल एक अर्लिकॉन जायरोबस का नमूना ही बचा है। स्विट्जरलैंड के अलावा सार्वजनिक परिवहन की जायरोबस प्रणाली लियोपोल्डविल, जो अब किन्सासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, में भी शुरू की गई थी। कांगो में 1955-56 के दौरान 12 जायरोबसों का इस्तेमाल किया गया था, जो 4 मार्गों पर चलते थे। हर 2 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनाए गए थे। किन्शासा में इस्तेमाल किए गए जायरोबस अब तक के सबसे बड़े जायरोबस थे। इनकी लंबाई 10.5 मीटर, वजन 11 टन था और ये 90 यात्रियों तक ले जा सकते थे।
इनकी अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कांगो में गायरोबस ड्राइवरों की लापरवाही और नमी के कारण जल्दी खराब हो जाते थे, जिससे फ्लाईव्हील के बियरिंग्स जल्दी घिस जाते थे। कांगो में गायरोबसों का संचालन 59 के गर्मियों में बंद हो गया था। बेकार गायरोबसों को गराज के पास जंग लगने को छोड़ दिया गया था। तीसरी और आखिरी गायरोबस परिवहन प्रणाली बेल्जियम में थी। इसमें एक ही मार्ग था जो गेंट शहर को उसके उपनगर मेरिलबेके से जोड़ता था। 3 अर्लिकॉन का इस्तेमाल किया गया था। गायरोबस सेवा 10 सितंबर 1956 को शुरू हुई थी, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चली। 24 नवंबर 1959 तक ही चली। बेल्जियम में गायरोबस का इस्तेमाल बंद करने के कई कारण थे। सबसे पहले, इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी, प्रति किलोमीटर 2.9 किलोवाट घंटा, जबकि ट्रैम, जो कई गुना ज्यादा यात्रियों को ले जाता था, प्रति किलोमीटर 2 से 2.4 किलोवाट घंटा खर्च करता था। इसके अलावा गायरोबस को अविश्वसनीय माना गया और उन्हें चार्ज करने में बहुत ज्यादा समय लगता था। 50 के दशक के अंत में सोवियत संघ में गायरोवोज आए, जो एक छोटा लोकोमोटिव था और खदानों की क्षैतिज सुरंगों में हल्के नैरोगेज डिब्बे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था। 60 से 80 के दशक तक गायरोवोज का निर्माण डोनबास के द्रुचकॉव्स्की मशीन संयंत्र में हुआ था। फ्लाईव्हील चुना गया क्योंकि खदानों में विस्फोट का खतरा था और यह सबसे सुरक्षित समाधानों में था। गायरोवोज को स्थायी स्टेशनों पर चार्ज किया जाता था। फ्लाईव्हील को 2000-3000 चक्कर प्रति मिनट तक इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक इंजन से घुमाया जाता था। संचित ऊर्जा 3 से 5 किलोमीटर की दूरी के लिए पर्याप्त थी। औसत गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ध्यान देने योग्य है कि गायरोवोज सिर्फ सोवियत संघ में नहीं बनते थे। लगता है कि अर्लिकॉन के लोकोमोटिव स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और अफ्रीका के खनन उद्योग में इस्तेमाल होते थे। और ये है ब्रिटिश एनसीबी गायरो, जो सेंटिनल वैगन वर्क्स कंपनी द्वारा बनाए गए थे। लोकोमोटिव को 2-3 टन के फ्लाईव्हील से लैस किया गया था, जो पूरी तरह चार्ज होने पर प्रति मिनट 3000 चक्कर लगाते थे। चार्जिंग में 2.5 मिनट लगते थे और लोकोमोटिव लगभग आधे घंटे तक काम कर सकता था। एनसीबी गायरो 1958 से 1965 तक बनाए गए थे। कुछ ऑटोमोट्रिसों में फ्लाईव्हील ऊर्जा संचायक लगाया गया था। ऑटोमोट्रिस एक छोटा पैसेंजर रेलवे कोच है। ब्रिटिश रेल क्लास 70 को फ्लाईव्हील दिया गया था ताकि वे ओवरहेड वायर के गैप्स में चल सकें। पेरी पीपल मूवर्स एक आधुनिक ब्रिटिश कंपनी है जो एफएंडएस फ्लाईव्हील ऊर्जा संचायक वाले हल्के ट्राम व रेलवे मैट्रिस बनाती है। अब हम सुपर फ्लाईव्हील के आविष्कार और नुर्बेई गुलिया की शख्सियत तक आ पहुंचे हैं। खुद नुर्बेई व्लादिमीरोविच के बारे में इंटरनेट पर बहुत सारे लेख मौजूद हैं, जो काफी संतुलित और अच्छे प्रकाशनों से लेकर, जिनमें ढेरों तथ्य और आंकड़े हैं, षड्यंत्र सिद्धांतों वाली बकवास तक फैले हुए हैं। बस सीटी बजाओ, वो आ जाएगा। आइए हम सब कुछ शांत दिमाग से समझने की कोशिश करें। नुर्बेई गुलिया का जन्म 1939 में तबलिसी में हुआ और वहीं पॉलिटेक्निक संस्थान से स्नातक किया। 60 के दशक की शुरुआत में युवा वैज्ञानिक फ्लाईव्हील, ऊर्जा संचायक, वेरिएटर, ट्रांसमिशन और ऊर्जा के संरक्षण और रूपांतरण के अन्य साधनों में रुचि लेने लगे। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक ठोस, मान लीजिए स्टील या कच्चे लोहे से बना फ्लाईव्हील जब एक निश्चित गति तक पहुंचता है तो टूट जाता है। ऐसी घटना अगर गायरोबस में हो जाए तो वाहन को गंभीर नुकसान और चालक यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। गुलिया एक बिल्कुल नया प्रकार का फ्लाईव्हील इजाद करते हैं। ये अब ठोस धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि स्टील की पतली, उच्च शक्ति वाली पट्टी के कई हजार घुमावों से बनी डिस्क है। अगर यह टूट भी जाए तो खुलकर आवरण की भीतरी दीवारों से रगड़कर रुक जाएगी, जिससे घातक परिणाम नहीं होंगे। गुलिया ने पेटेंट के लिए 64वें साल की 15 मई को आवेदन किया था, लेकिन उसकी समीक्षा, जिसका अंतिम नंबर स्क्रीन पर है, काफी लंबी चली। सारी बातें केवल 15 अक्टूबर 1983 को ही स्पष्ट हुईं। इतनी लंबी समीक्षा का कारण साफ नहीं है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब ईंधन सस्ता था, तब सुपर फ्लाईव्हील में उच्च अधिकारियों की बहुत कम रुचि थी और इस नई चीज के प्रति रवैया संदेहपूर्ण था। पश्चिमी दुनिया में इसी तरह की संरचना वाले सुपर फ्लाईव्हीलों के निर्माण की शुरुआत लगभग 65वें साल से हुई थी
और सबसे अधिक शोध कार्य 70 के दशक के ईंधन संकट के दौरान प्रकाशित हुए थे। नुरबई व्लादिमीरोविच ने समय नहीं गंवाया। गुलिया के सुपर फ्लाईव्हील के शुरुआती परीक्षणों से पता चला कि इसकी अपूर्ण संरचना भी पर्याप्त सुरक्षा के साथ लेड एसिड बैटरियों से अधिक ऊर्जा घनत्व दे सकती है। फीता तभी टूटता था जब रिम को 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से घुमाते थे। फ्लाईव्हील को किसी परिवहन साधन पर आजमाने का प्रस्ताव आया। 1966 में नुरबे के नेतृत्व में दुनिया की पहली हाइब्रिड कार बनाई गई थी, जिसमें फ्लाईव्हील ऊर्जा संचायक और वेरिएटर था। आधार के रूप में UH450D लिया गया था। सामने के पहिए मानक आंतरिक दहन इंजन से चलते थे। पीछे के पहिए वेरिएटर द्वारा फ्लाईव्हील से जुड़े थे। ब्रेक लगाने पर फ्लाईव्हील चार्ज होता और जरूरत पर पहियों को ऊर्जा देता था। ईंधन की उल्लेखनीय बचत हासिल की जा सकी। इसी तरह 73वें साल गायरोबस का एक प्रोटोटाइप बना, जिसे कर्स्क में परीक्षण किया गया। बाद में नुरबई व्लादिमीरोविच ने सुपर फ्लाईव्हील्स की संरचना सुधारने पर ध्यान दिया। इसकी पुष्टि 90 और 2000 के दशक में मिले कई पेटेंटों के साथ साथ विज्ञान के लोकप्रियकरण से भी होती है। गुलिया ने यांत्रिकी, भौतिकी पर कई किताबें प्रकाशित की और कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आजकल सुपर फ्लाईव्हील आधारित ऊर्जा संचायक ऊर्जा क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका में इस क्षेत्र में बेकन पावर कंपनी ने सफलता हासिल की है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। वैज्ञानिक नुरबई गुलिया के मार्गदर्शन में कैस्ट कंपनी ने उच्च मजबूती वाली स्टील पट्टी से बने सुपर फ्लाईव्हीलों पर आधारित स्थिर गतिज ऊर्जा संचायक का अपना संस्करण तैयार किया है। ऐसा एक संचायक 20 किलोवाट घंटा तक ऊर्जा संचित करने में सक्षम है। ऐसे संचायकों का क्लस्टर दैनिक विद्युत भार की असमानता संतुलित कर सकता है और पंप भंडारण जल विद्युत संयंत्रों का विकल्प बन सकता है। नुरबई गुलिया का आविष्कार कई क्षेत्रों में ऊर्जा संचयन में उपयोग हुआ, लेकिन परिवहन में नहीं, जैसा आविष्कारक सपना देखता था और आज भी देखता है। यह सोचना गलत होगा कि गायरोबस और एर्लिकॉन के सेवा से हटने के बाद फ्लाईव्हील बस बनाने के प्रयास नहीं हुए। 1989 में जनरल इलेक्ट्रिक को अमेरिकी सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय से 4 साल का $5 मिलियन का अनुबंध मिला, जिससे फ्लाईव्हील बस का प्रोटोटाइप बन सके। लेकिन काम करने वाले प्रोटोटाइप तक नहीं पहुंचा। 80 के दशक में वोल्वो ने थोड़े समय के लिए फ्लाईव्हील के इस्तेमाल के साथ प्रयोग किया, जिन्हें एक छोटे डीजल इंजन से चार्ज किया जाता था और ब्रेक लगाने से मिलने वाली ऊर्जा से फिर से चार्ज किया जाता था। अंततः इस विचार को छोड़कर हाइड्रोलिक संचायक अपनाए गए। 2005 में ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण केंद्र ने टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स सेंटर, टेस्ट डिवाइसेस व डायरेस्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ मिलकर गायरोबस प्रोटोटाइप के विकास के लिए फंडिंग की तलाश कर रहे थे। गायरोबस की आखिरी नई रूपरेखा ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा 2011 में जनता के सामने पेश की गई थी। फ्लाईबस के संयुक्त प्रोजेक्ट में अपटेयर, एलिसन ट्रांसमिशन और रिकार्डो शामिल थीं, जिसमें अपटेयर सोलो बस पर रिकार्डो किनर्जी की यांत्रिक फ्लाईव्हील ऊर्जा पुनर्प्राप्ति प्रणाली लगाई जानी थी। Harda Kinergy। असल में बस को एक हाइब्रिड पावर यूनिट से लैस किया गया था, जिसमें एक छोटा फ्लाईव्हील ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति में भाग लेता था और ईंधन की बचत करता था। विकासकर्ताओं के अनुसार ऐसा रिकुपरेटर 20% ईंधन की बचत कर सकता था, लेकिन वास्तव में बनाए गए फ्लाईबस के परीक्षणों में पाया गया कि खपत केवल 8% ही कम हुई। पिछले 30 वर्षों में कई हाइब्रिड कारों की अवधारणाओं को धातु में साकार किया गया, जिनकी संरचना में इंजीनियरों ने इलेक्ट्रिक बैटरियों के बजाय मैकेनिकल बैटरी का उपयोग करना पसंद किया। मैं इन प्रोटोटाइप्स के नाम बताऊंगा। पहला है पोर्शे 918 RSR 2011 मॉडल। यह एक प्रायोगिक हाइब्रिड है जो पहले टेस्ट किए गए 911 GT3R हाइब्रिड का उत्तराधिकारी है। दोनों की खासियत है फ्लाईव्हील काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कर्स, जिसे विलियम्स ने लिथियम आयन बैटरियों के बजाय विकसित किया, जैसे कि गायरोबस में होता है। पोर्शे में फ्लाईव्हील ऊर्जा संचय प्रणाली बाकी सिस्टम से पूरी तरह विद्युत रूप से जुड़ी हुई थी और इसका काम पूरे रास्ते वाहन को चलाना नहीं था, बल्कि जरूरत के समय कुछ सेकंड के लिए अतिरिक्त पावर देना था। खास तौर पर 918 RSR में ड्राइवर एक बटन दबाकर फ्लाईव्हील जनरेटर से 8 सेकंड के लिए 150 किलोवाट अतिरिक्त पावर हासिल कर सकता था।
918 हाइब्रिड की कुल पावर 767 हॉर्स पावर तक पहुंचती थी। इन यूनिट्स की आरपीएम भी दिलचस्प है। अपनी कॉम्पैक्टनेस और आधुनिक कंपोजिट मटेरियल्स के इस्तेमाल की वजह से GT3R हाइब्रिड में ये 40,000 आरपीएम तक पहुंचती थी, जबकि 918 RSR में ये 36,000 आरपीएम थी। कुछ स्रोतों के अनुसार उन फ्लाईव्हील्स को 50,000 आरपीएम तक घुमाया जा सकता था, हालांकि इसमें कुछ खतरा था। अंतिम केस में फ्लाईव्हील रिम की स्पीड लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो साउंड की स्पीड से 3 गुना है। फ्लाईव्हील कार्बन फाइबर और एक कंपोजिट लेयर से बना है, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल है, ताकि यह मोटर जनरेटर के रोटर का रोल निभा सके। बिल्कुल सब कुछ वैक्यूम युक्त आवरण में है। इसी तरह विलियम्स हाइब्रिड पावर की एक सिस्टम, जो पहले फॉर्मूला 1 कारों के लिए बनाई गई थी, जर्मनों ने ऑडी R18 ई-ट्रॉन क्वात्रो में इस्तेमाल किया, जिसे 2012 में पेश किया गया था, जो ले मैन्स प्रोटोटाइप स्पोर्ट्स कार है। इस हाइब्रिड की पिछली धुरी 510 हॉर्स पावर इंजन से चलती थी, जबकि आगे 2 इलेक्ट्रिक मोटर थीं, जिनकी कुल पावर 148 किलोवाट थी। इन मोटरों की ऊर्जा एक छोटे फ्लाईव्हील भंडारक में पायलट के पास फर्श पर जमा होती थी। ये कंपोजिट फ्लाईव्हील 45,000 आरपीएम तक घूम सकता था और कार के तेजी से बढ़ने के दौरान कुछ ही सेकंड में आगे के पहियों तक 500 किलो जूल ऊर्जा भेज सकता था। 90 के दशक में रोजन मोटर्स कंपनी ने एक हाइब्रिड सिस्टम विकसित की थी, जिसमें एक छोटा गैस टरबाइन इंजन और फ्लाईव्हील आधारित ऊर्जा भंडारण था, जो 55,000 आरपीएम तक घूम सकता था। फ्लाईव्हील को वैक्यूम सील्ड केसिंग में रखा गया था और ये टाइटेनियम हब व कार्बन फाइबर सिलेंडर से बना था। इसे कार्डन सस्पेंशन पर लगाया गया था, ताकि वाहन की हैंडलिंग पर नकारात्मक जायरोस्कोपिक प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। कार का प्रोटोटाइप 1997 में रोड टेस्टिंग के लिए गया था, वहीं सब कुछ खत्म हो गया। 1993 में क्राइसलर पैट्रियट कॉन्सेप्ट पेश किया गया। Chrysler Patriot Concept। इस हाइब्रिड को रेनाल्ड मोटरस्पोर्ट और सैटकॉन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने बनाया था। इसे क्राइसलर के इंजीनियरों ने विकसित किया था। ब्रेकिंग एनर्जी को एक कॉम्पोजिट फ्लाईव्हील में संचित किया जाता था, जो वैक्यूम चैम्बर में था। इसका वजन 66 किलोग्राम था और यह 58,000 आरपीएम तक घूम सकता था। ड्राइव सिस्टम में ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक मोटर और V4 इंजन दोनों थे। 2010 की शुरुआत में वोल्वो और जगुआर ने भी काइनेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम केल्स पर प्रयोग किए। फॉर्मूला 1 में मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी रिक्यूपरेशन सिस्टम स्केर्स उपयोग हुए। 2008-2009 में कई डेवलपर्स ने इनका परीक्षण किया था, लेकिन अंत में टीमों ने लिथियम आयन बैटरियों या सुपर कैपेसिटर के साथ कर्स के इलेक्ट्रिक संस्करण को अपनाना पसंद किया। इस दौरान प्रायोगिक एनर्जी स्टोरेज में अच्छे पैरामीटर मिले और फ्लाईव्हील को अंतरिक्ष यान में एनर्जी स्टोरेज के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। यह प्रोजेक्ट नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर द्वारा वित्त पोषित था और लैब में कंपोनेंट्स के परीक्षण के लिए था। इसमें कार्बन फाइबर रिम और टाइटेनियम हब थे, जो 60,000 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमने के लिए बने थे। तो अब कई कॉन्सेप्ट्स, प्रोटोटाइप्स और उत्पादन में आए वाहन को देखने के बाद, जो फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, समय आ गया है कि हम इस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट करें। काइनेटिक बैटरी वाले ट्रांसपोर्ट का विकास क्यों नहीं हो पाया? आइए प्रक्रिया की भौतिकी याद करें। फ्लाईव्हील की ऊर्जा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग यानी घुमाव की गति पर निर्भर करती है। फ्लाईव्हील का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान, आकार और ज्यामिति से तय होता है। आकार और द्रव्यमान बढ़ाना ज्यादा सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि इससे वाहन का आकार और कुल वजन बढ़ जाता है। साथ ही नकारात्मक जायरोस्कोपिक प्रभाव भी आते हैं, जो नियंत्रण क्षमता को प्रभावित करते हैं। फ्लाईव्हील के कार्डन सस्पेंशन से कुछ समाधान हो सकता है, लेकिन इससे इंस्टॉलेशन बड़ा हो जाता है। गति बढ़ाना फायदेमंद है, क्योंकि ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। सब कुछ ठीक है, लेकिन रिम पर हमें बहुत ज्यादा गति मिलती है, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, और इसके लिए बेहद उच्च गुणवत्ता और बेहद मजबूत सामग्री की जरूरत होती है। 60 के दशक में 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर बैटरी और फ्लाईव्हील की ऊर्जा घनता लगभग समान थी। सिद्धांततः अगर जीरो बस करीब 100 गुना अधिक बड़े पैमाने पर अपनाए गए होते तो उन्हें व्यावसायिक सफलता मिल सकती थी। तब फ्लाईव्हील गड़े हुए स्टील से बनते थे, जो ज्यादा महंगे नहीं थे। 21वीं सदी तक
लिथियम आयन बैटरियां कई गुना सस्ती हो गईं और उनकी क्षमता भी बढ़ गई। साथ ही तकनीक के विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण वे और भी सस्ती हो गईं। लेकिन उच्च गुणवत्ता की कंपोजिट सामग्री से बना हाई स्ट्रेंथ फ्लाईव्हील, न्यूनतम घर्षण बियरिंग्स और संभवतः मैग्नेटिक सस्पेंशन वाला फ्लाईव्हील महंगा होता है। दूसरा अहम तथ्य है कि फ्लाईव्हील ब्रेकिंग एक्सेलरेशन ब्रेकिंग मोड में रिक्यूपरेशन सिस्टम की तरह अच्छी तरह काम करता है। बसें एक स्टॉप से दूसरे तक चलती हैं, हर स्टॉप पर चार्जिंग होती है। यह आदर्श है या स्थिर प्रणाली के रूप में यह ऊर्जा का अच्छा बफर है जो पावर ग्रिड में करंट की फ्रीक्वेंसी नियंत्रित कर खपत के पीक पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तीसरा तथ्य, फ्लाईव्हील में ऊर्जा स्टोर करना मुश्किल है। इसमें यह इलेक्ट्रिक बैटरियों से कमजोर है। एक हफ्ते में एडवांस्ड फ्लाईव्हील अपनी अधिकतर ऊर्जा खो देता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी महीने में सिर्फ 2-3% ही सेल्फ डिस्चार्ज से ऊर्जा गवाती है। चलो 5% ही सही। फ्लाईव्हील गाड़ी चार्ज कर पार्क करो, 2 हफ्ते बाद आओ और उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी मिले, तो इसमें मजा नहीं है। ट्रांसपोर्ट में फ्लाईव्हील कोई जादुई चीज नहीं है। इसके फायदे हैं, लेकिन कई गंभीर कमियां भी हैं। अगर सुपर फ्लाईव्हील को सिर्फ एक ऊर्जा संचायक के रूप में देखें, तो इसके कुछ साफ साफ फायदे हैं। फ्लाईव्हील की कार्यक्षमता तापमान से कम प्रभावित होती है और बैटरियों की तुलना में इनका निर्माण व निपटान अधिक साफ सुथरा है, क्योंकि ये निष्क्रिय पदार्थों से बनते हैं। बैटरियों के विपरीत, जिनकी उम्र लगभग 7 से 10 साल होती है, फ्लाईव्हील वास्तव में लगभग असीमित समय तक चल सकता है। सिर्फ बियरिंग्स बदलते रहो। दोस्तों, गतिज ऊर्जा संचयकों का विषय बहुत दिलचस्प है। सच कहूं तो मुझे खुशी है कि मैंने इसे समझने की कोशिश की। फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज का भविष्य समय बताएगा। जैसे जैसे मटेरियल्स विकसित होंगे और सरकार, कंपनियां, वैज्ञानिक व आविष्कारक रुचि दिखाएंगे, तो इस तकनीक का भविष्य है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखें। इसी के साथ मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और अच्छे परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मैं खास तौर पर उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे चैनल की मदद विवरण में पिन किए गए भुगतान विवरणों के जरिए पैसे भेजकर या YouTube स्पॉन्सरशिप के जरिए करते हैं। आपके साथ था चैनल क्रास मोटो। फिर मिलेंगे।